हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइड एजुकेटर राजीव। सामाजिक विज्ञान के भूगोल में चैप्टर नंबर फर्स्ट संसाधन एवं विकास का लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड लेक्चर नंबर सेकंड हो चुका है। लेक्चर नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे आज, जिसमें पढ़ेंगे हम सॉइल के बारे में, मृदा के बारे में। हमने भी जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने भूमि संसाधन के बारे में बात किया था, इसमें बात करेंगे मृदा संसाधन के बारे में। तो जैसे एक भूमि संसाधन होती है, वैसे ही मृदा भी क्या है, एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो पौधे होते हैं उनका विकास, पौधे कहाँ विकास होगा? पृथ्वी पे जिस भी भाग में पौधों का अगर विकास होता है तो वो किसके अंदर में होता है? मिट्टी के अंदर में ही होता है। और ये विभिन्न प्रकार के जो जीवों का ये पोषण भी करती है, जो पोषण भी करती हैं। इसलिए संसाधन है बेसिकली हमारे लिए, क्योंकि इसी में जितने भी प्रकार के आप फसलों का उत्पादन है हम मृदा के अंदर ही करते हैं। और मृदा के अंदर में बहुत छोटे छोटे जीव रहते हैं, उनके लिए ये मृदा जो है आश्रय भी प्रदान करती है। तो इसलिए मृदा भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब ये जो मृदा है इसका भी वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर किया गया है। मृदा का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग आधार पर कैसे किया गया कि वो मृदा बनने की प्रक्रिया क्या है, कैसे वो मृदा आखिर बनी, उसमें पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं, उस मिट्टी का रंग कैसा है, वो मिट्टी कितनी गहराई में पाई जाती है, उसकी आयु कितनी है, यानी मिट्टी की आयु होती है कितने टाइम पहले बनी या कितने नए समय के बाद फिर बनेगी। हर मिट्टी के अलग अलग क्या होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। यानी मिट्टी को देख करके मिट्टी में बनने वाली प्रक्रिया, यानी उसमें कौन कौन से तत्व है, उस मिट्टी का रंग क्या है, कितनी गहराई पे पाई जाती है, उसकी आयु क्या है, रासायनिक और भौतिक गुण क्या है, इन आधारों पे ही जो भारत में पाए जाने, पूरे विश्व की बात नहीं हो रही है, भारत में जो पाए वाली मिट्टी है उसका वर्गीकरण किया गया है। जो इसमें सबसे पहली मिट्टी आती है उसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा। नाम में क्या लिखा है इसका? जलोढ़। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल। नाम क्या है इसका? हिंदी में जलोढ़ है, यानी ऐसी मिट्टी जिसका निर्माण जल के द्वारा हो। किसके द्वारा हो? जल के द्वारा। तो जल मतलब क्या? नदियों का जल। नदियाँ कहाँ से निकलती है? पहाड़ों से निकलती हैं। तो जब पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं तो वो अपने साथ क्या करती है? चट्टानों से टकराती हैं। पहाड़ों की जब घाटियों से गुजरती हैं तो जो पहाड़ होते हैं ना उनकी सतह को तोड़ती हैं, तोड़ मरोड़ करके वो जो चट्टान होते हैं उनको अपने साथ बहा करके लाती हैं। बहा करके लाएं, जैसे ऐसे नदी निकली है, ये बह रही हैं, तो जब बहती हैं तो ये क्या करती हैं, कुछ जो जो सेडिमेंट्स जो हैं, जो टुकड़े हैं, अगल बगल वाले किनारों पे रखती जाती हैं। लंबे समय के बाद, और ये जो छोटे पहले बड़े बड़े कण होते हैं इतने बड़े, टूट करके और छोटे और छोटे और छोटे और महीन होते जाते हैं। और महीन होने के साथ साथ जो मिट्टी बनती है, अब ये चट्टान किस में बदल गए? मिट्टी में बदल गए। तो जो मिट्टी बनती है उसी मिट्टी को क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा। तो आप ये बताइए, गेस करके बताइए, मैं पूछूं कि इंडिया के किस कोने में आपको जलोढ़ मृदा मिलेगा तो क्या बताएंगे? आप यही ना बोलेंगे कि जहाँ पे भी नदियाँ बह रही होंगी वहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, जो मिट्टी पाई जाएगी वो जलोढ़ मृदा होगी। कौन सी मिट्टी होगी? जलोढ़ मृदा। तो इंडिया का जो नदन पोर्शन है, इंडिया के टोटल कितने फिजिकल डिविजन्स हैं, यानी भौतिक रूप में, भौतिक क्षेत्रों में जब इंडिया को बांटा जाता है तो टोटल 6 है। उसमें पहला ही होता है उत्तरी हिमालय और उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, और उसके बाद होता है उत्तरी मैदानी क्षेत्र। तो जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है वो बना हुआ है किससे? जलोढ़ मृदा से। क्यों? मैंने आपको बताया, सिंधु जो नदी बहती है उसकी 5 सहायक नदियाँ, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। सिंधु नदी बहती है, कहाँ बहती है? मैप देखिए जरा एक बार, ये मैप है। ये नदी जो है ब्लू वाली लाइन, ये है सिंधु। इसकी 5 सहायक नदियां हैं जो कहाँ से निकलते हैं? ये हिमालय पर्वत से निकलती हैं, तिब्बत में। ये पहला, इसको बोलते हैं सिंधु ही है। उसके बाद में झेलम है, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो ये देखिए, ये मैप देख रहे हैं, ये मैप में ऊपर का ये जो इतना पोर्शन है नदी, नदी के अंदर में है कि नहीं है? तो इसको इस बगल वाले मैप से कंपेयर करिए, तो यानी ये लद्दाख हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया, ये मैप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा किससे बना होगा? इसी मिट्टी से तो बना होगा। नदियां वहीं जब माउंटेन्स होके गुजर रही हैं तो मिट्टी लाए होंगे अपने साथ, तो ये मिट्टी पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। फिर से 2 ब्लू कलर की लाइन ये गुजरी हैं नीचे साइड में, देख रहे हैं ये,
तो ये ब्लू कलर की जो लाइन है इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं गंगा और यमुना। तो ये भी गुजरी, यानी पूरा यूपी और पूरा बिहार, पूरा यूपी और पूरा बिहार गुजरी। और इसके बगल में दिल्ली भी है, हरियाणा भी है, यहाँ से गुजरी। उसके बगल में पंजाब और हरियाणा है। यानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार। और ये नदी कहाँ की गुजरती है? ये गुजरती है वेस्ट बंगाल से और जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, पानी जाके डिस्चार्ज कर देती है। तो इन सारे स्टेट्स में, और इधर से मैंने भी बताया था कि नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। तो दोनों में आपको कंपेयर करिए, यही ना इलाका है वो, यही वो इलाका है। तो ऐसे ब्रह्मपुत्रा नदी है। ब्रह्मपुत्रा गुजरती आसाम स्टेट से, यानी उस स्टेट में जो मिट्टी बनी होगी वो कौन सी होगी? जलोढ़ मृदा। समझ गए? यानी ये, अब इस मैप को कंपेयर करिए, मैं इसको थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ। जहां जहां पे इस मैप में आप ब्लू कलर देख रहे हैं, मैप में, इंडिया के मैप में देखिए, पानी को नहीं बात हो रही है, ये ब्लू कलर, ये पूरे के पूरे इलाके में क्या पाई जाती है? और यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं ब्लू कलर, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है इसी को क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा। सपोज दैट एग्जाम में या एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आ गया कि जलोढ़ मृदा पे क्या करिए, एक लेख लिखिए या टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहला मेरे हिसाब से जो आप काम करिए वो करिए, इंडिया का मैप बनाइए फटाक से, और ये लोकेशंस याद रखिए कि मिट्टी चूंकि नदियों का ऐसे लाइनिंग बना करके और उसके अगल बगल वाले इलाकों को शैडो कर दीजिए और बताइए कि ये जलोढ़ मृदा है। जियोग्राफी की जो पढ़ाई है बिना मैप के कभी हो ही नहीं सकती, बिना मानचित्र के। जितना मानचित्र का प्रयोग करेंगे, मानचित्र बनाना सीखिए, घर पे बैठे हैं ड्राइंग कर रहे हैं, इंडिया का मैप बनाइए, वर्ल्ड का मैप बनाइए, किसी और कंट्री का मैप बनाइए, वहाँ कौन कौन सी नदी गुजरती है उसका मैप बनाइए। प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जाम्स में। ये करना चाहिए। तो सबसे पहले जलोढ़ मृदा क्या होती है? यानी जो पानी के द्वारा बना हो। पानी किससे बनती है? नदियों के पानी की बात हो रही है। नदियाँ कहाँ से निकलती है? ये निकलती है पहाड़ों से। यानी जहाँ पहाड़ होगा वहाँ से नदी निकलेगी, जहाँ से वो नदी निकलेगी वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे बनेगी जलोढ़ मृदा। एक चीज़ और, इंडिया के नॉर्थ साइड में, फिर मैप को देखिए, मैप पे मैं बार बार इसीलिए फोकस करता हूँ कि लोकेशन, वो जिस लोकेशन जिस एरिया की बात करो पड़ता कहाँ, वो दिमाग में होना चाहिए। कोई आपसे पूछे तो फटाक से ऐसे ड्रॉ कर दें उसको, चीज़ को। ये विंध्यन रेंज, विंध्याचल पर्वत है जहाँ पे नवरात्रि में माता जी, माता दुर्गे का दर्शन करने जाते हैं लोग। तो ये इसके नॉर्थ में देख रहे हैं, ये इसके नॉर्थ में ये जितनी ज़मीन है ये नॉर्थ इंडिया बोलते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में जो बहने वाली नदियां हैं वो 12 महीने बहती हैं, यानी 12 महीने नदियों में पानी रहता है। लेकिन जो साउथ इंडिया की नदियां होती हैं, मैंने नाम दोहरा रहा हूँ, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये यहाँ पे है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और एक और नदी है जिसको बोलते हैं महानदी। ये 4-5 नदियां मेन है। तो ये हो गई गोदावरी, ये हो गई कृष्णा, और ये हो गई सबसे साउथ में हो गई कावेरी। तो ये जो नदियां हैं इनमें जो पानी आता है बरसात के मौसम में आता है। बरसात का मौसम होता है अप्रैल मई में स्टार्ट होता है इंडिया में। तो इस महीने से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक इसमें पानी रहेगा, उसके बाद पानी का लेवल इसमें कम हो जाता है। तो यानी दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनमें 12 महीने पानी नहीं रहेगा। तो जब 12 महीने पानी नहीं रहेगा तो क्या इनको आप 12 मासी नदी बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और उत्तर भारत की नदियों में 12 महीने पानी रहता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? 12 मासी। समझ गए? तो पूरा का पूरा उत्तरी जो मैदान है वो किससे बना हुआ है? जलोढ़ मृदा से। जब पूर्वी तटीय क्षेत्र पर जाएंगे, कहाँ की बात हो रही है? पूर्वी तटीय मैदान, पूरब तट। पूरब में कौन कौन से स्टेट हैं? ये देखिए, ये पूरब में पड़ता है उड़ीसा, और ये पड़ता है झारखंड। उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो कह रहे हैं कि जब पूर्वी तट पे जाएंगे, यानी इस इलाके की बात हो रही है, इस इस इलाके की जो मिट्टी है, इस इलाके की जो मिट्टी है, यानी जो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तो हो गया उत्तर में। उत्तर भारत में उत्तरी जो मैदान वो पूरा का पूरा जलोढ़ तो बना हुआ है। अभी मैंने बताया कि जो नहा नदी बहेगी वहां जलोढ़ मिट्टी तो पाई जाएगी। तो वैसे ही महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो इसमें से तीन जो नदियां हैं, तीन नहीं दो की बात करते हैं पहले, ये गोदावरी और कृष्णा। जो दो नदियां गोदावरी और कृष्णा, पहले ये मैप देखिए, मैप कहाँ गया भाई? गोदावरी और जो कृष्णा नदी है ये है महाराष्ट्र, देख रहे हैं ना?
ये महाराष्ट्र से निकलती है, गोदावरी भी और दूसरी वाली जो नदी है कृष्णा भी। यानी इनका उद्गम ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से दो नदियां निकलती है, गोदावरी और कृष्णा। निकल रही है कहाँ से? गोदावरी और कृष्णा निकलती है महाराष्ट्र से, और फिर जो है क्रॉस करके ये जब यहाँ पहुँचती हैं कोस्टल एरिया में, तो यहाँ पे मिट्टी लाती है, मिट्टी डिस्चार्ज करके फिर बे ऑफ बंगाल में पानी गिरा देती हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया उनका? जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी यहाँ पाई जाती है। उसके साथ ही अब दो नदियाँ, इसमें से इस चौथी नदी को देखिए, जो कावेरी नदी है, ये कावेरी नदी महाराष्ट्र से नहीं निकलती है, कर्नाटक दिख रहे हैं ना, ये कर्नाटक है। कर्नाटक से निकलती है कावेरी नदी और तमिलनाडु से होकर यहाँ चली जाती है। तो ये जो तमिलनाडु का पूर्वी तट है, यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। समझ गए? और एक और नदी है महानदी। तो महानदी निकलती है कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे है कहीं। तो ये छत्तीसगढ़, यहाँ से छत्तीसगढ़ से निकलती है कौन सी नदी? महानदी। और ये जहाँ पे गिरने से पहले जो ज- झारखंड है, झारखंड है आपका, उड़ीसा है, उसका जो डेल्टा है वो किससे बना होता है? जलोढ़ मिट्टी का बना होता है। समझ गए? अब जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो कहाँ से गुजरती है? चूंकि गुजरती है पहाड़ों से, तो पहाड़ों से जो गुजरती है तो उसमें बहुत अच्छे खासे जो है खनिज मिल जाते हैं। तो जिस मिट्टी में खनिज होता है वो मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। उपजाऊ कहने का मतलब अगर उसमें फसल बोएंगे तो अच्छी खासी फसल जो है हो जाएगी। तो ये उपजाऊ अधिक होने के कारण जो जलोढ़ मृदा जहाँ पे भी पाया जाता है, वहाँ के लोग गहन कृषि करते हैं, भयंकर मात्रा में कृषि करते हैं, सालों भर वहाँ खेती करते हैं। और जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में खेती की जाएगी, वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में अन्न भी उपजेगा। तो जो अन्न उपजेगा तो वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या भी होगी, वहाँ पे ज़्यादा लोग भी घर बनाते हैं। तो ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आखिर ऐसे क्या कारण है कि जो उत्तरी मैदान है वहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो अधिक पाया जाता है। तो कारण क्या बताएंगे? कारण ये कि इस इलाके में जो उत्तरी मैदान है वहाँ पे अधिक उपजाऊ वाली कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा पाए जाने के कारण वहाँ पे गहन खेती की जाती है, गहन खेती करने के चक्कर में वहाँ पे ज़्यादा लोग आकर के बस गए, इसीलिए जनसंख्या घनत्व इस इलाके में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब जब कह रहे उपजाऊ, तो कौन कौन से ऐसे खनिज पाए जाते हैं जिसके कारण ये उपजाऊ है? तो इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है पोटास, फिर पाया जाता है फास्फोरस, पोटास, फास्फोरस, ये मैप तो आप देख ही चुके हैं, और चूना। क्या पाया जाता है? पोटास, फास्फोरस और चूना। किस में पाया जाता है? जलोढ़ मृदा में। ये इसमें खनिज पाए जाते हैं, और इस खनिज पाए जाने के कारण ये इसमें कौन कौन सी फसलें आप उगा सकते हैं? इसमें उगा सकते हैं आप, गन्ना उगा सकते हैं, चावल उगा सकते हैं, गेहूँ उगा सकते हैं, और जो अलग अलग तरीके की दाल होती है, दलहन फसलें, जैसे कि चने का दाल हो गया, मटर का दाल हो गया, अरहर दाल हो गया, तीसी का दाल नहीं होता है, सॉरी। तो ये फसलें, दलहन जो फसलें हैं यहाँ पे उगाई जा सकती हैं। तो यानी क्या पढ़ना है आपको? यहाँ लिखिए कौन सी मिट्टी है, कहाँ पाई जाती है, कौन से इसमें खनिज पाए जाते हैं, और इसमें कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं। चार्ट बना करके आप उसमें लिख सकते हैं, पहले डिटेल में पढ़ लीजिए। समझ आ गया? दूसरा जो मिट्टी है इसका नाम है काली मृदा। अब नाम में ही एक काला है, इसका मतलब होगा कि इसका जो रंग होगा काला होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? काली मृदा बोलते हैं। काले रंग का दिखता होगा, जैसे कैसे कीचड़ दिखता है, नाले का पानी कैसे काला होता है, वैसे ये मिट्टी भी क्या होती है? काली होती है। इस मिट्टी में चूंकि पानी जब नहीं रहेगा ना, ये मिट्टी सूख जाती है बहुत जल्दी। सूखने के कारण क्या होता है? इसमें दरारें पड़ जाती है। अगर ये मिट्टी है ना, तो ये दरार पड़ जाएगा, फट जाती है मिट्टी। तो जिसमें फट जाती है तो ऐसे दरार पड़ती है, तो दरार को बोलते हैं रेगर। इसलिए इस मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगर मिट्टी भी बोलती है, रेगर मृदा भी पूछते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि रेगर मृदा निम्नलिखित में से कौन है, चार मिट्टी के नाम दिए जाएंगे, इसका नाम लेंगे काली मिट्टी का। क्यों? क्योंकि काली मिट्टी में ही दरारें पड़ती हैं। अब ये जो मिट्टी है ना, इसमें जिस 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 रेसे से हमारे कपड़े बनते हैं वो उगाए जाते हैं। कौन से रेसे से? कपास। काली जो मिट्टी है कपास की खेती के लिए ऊंची मिली जाती है, इसीलिए इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं कपास मृदा, यानी कपासी मृदा, काली कपास मृदा बोलते हैं इसको। इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कपास है अगर काली मृदा में उगाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी फसल होती है। अब ये जो मिट्टी है
कौन कौन से स्टेट में पाए जाते उसको जानने से पहले आप मैप देखिए। मैप में आ गए, फिर हम इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ पहले। अब मैप में अभी हमने बात की किसकी, ब्लू कलर की। तो ये ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़। अब जहाँ जहाँ ये ग्रीन कलर देख रहे हैं, ग्रीन कलर या आपको हरा कलर ये दिख रहा है ना, जहाँ जहाँ हरा कलर ये दिख रहा है मैप में, वहाँ वहाँ क्या पाई जाती है, काली मृदा। और काली मृदा क्यों पाई जाती है, साउथ इंडिया में ही दिख रहा है पूरा, वो इसलिए क्योंकि साउथ इंडिया में बहुत साल पहले, करोड़ों साल पहले ज्वालामुखी फटा था। ज्वालामुखी फटने के कारण जो है लावा आया, और लावा जो है यहाँ आके जम गया। इसके कारण ये पूरा का पूरा जो, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, दक्कन प्लेटू लिखा हुआ है ना, दक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार बना। अभी जो दक्कन का पठार बना, तो जो चट्टान ये था, ये लावा था, बसाल्ट चट्टान से बना हुआ है ये। तो बसाल्ट चट्टान के टूटने से बनी काली मिट्टी। क्या बनी, काली मिट्टी। इसीलिए जो काली मिट्टी है कहाँ पाई जाएगी, साउथ इंडिया में। और साउथ इंडिया में ये जो दक्कन पठार है, ये देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का ये जो दक्षिण वाला भाग है, यहाँ पे कुछ जो है तेलंगाना में, और कर्नाटक का जो ऊपरी वाला हिस्सा है वहाँ पे थोड़ा बहुत ये पाया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लावा जो है यहीं था, और यहीं पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है ब्रोकन हुआ है, टूटा हुआ है। इसीलिए जो काली मिट्टी है यहीं पाई जाती है। कहाँ कहाँ नाम लेंगे आप देख लीजिए, पूरा का पूरा, लगभग पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में, लगभग 90% से ज़्यादा पाया जाता है महाराष्ट्र में, लगभग 30% है कर्नाटका में, और तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में भी कुछ परसेंट है, और गुजरात में है। ठीक है ना। तो ये वो स्टेट हैं, वो जगह है जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। इसके पीछे दो रीजन, काली मिट्टी इसलिए क्योंकि बसाल्ट चट्टान से बनी है, और दूसरा ये लावा फूटा था उसके कारण ये बनी थी। समझ गए। तो ये कहाँ पाई जा रही है, महाराष्ट्र में। पूरा देखे, पूरा लगभग पूरा महाराष्ट्र, मालवा मध्य प्रदेश, पूरा का पूरा जो मध्य प्रदेश का इलाका है मालवा वाला वहाँ पे, और सौराष्ट्र, ये गुजरात का जो दक्षिण भाग है उसको सौराष्ट्र बोलते हैं, वहाँ पे पाई जा रही है। और कुछ भाग जो है छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है। और ये जो गोदावरी और कृष्णा नदियाँ बहती हैं, कौन सी नदियाँ, गोदावरी और कृष्णा, इसकी घाटियों तक फैली हुई है। घाटी समझ रहे हैं ना। ये यहाँ पे कौन सी नदी थी, फिर से मैं दिखा रहा हूँ। ये ब्लू वाली लाइन देखिए, ये इसका लोकेशन, ये हो गई गोदावरी और ये हो गई कृष्णा। तो इनकी जो घाटियाँ हैं, इसके अगल बगल वाले जो जगह होते हैं, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे अगर लाइन खींचूंगा तो ये नहीं दिख रहा साफ साफ कि महाराष्ट्र के बीच से गुजर रही हैं। तो इनकी घाटियों में भी ये पाया जाता है। लेकिन कोस्टल एरिया में पहुंचेंगे तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी, जलोढ़। और इंटीरियर एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। जो काली मिट्टी होती है, इसके जो कण होते हैं बहुत महीन होते हैं, और ये मृतिका से बने होते हैं। महीन सिंपल सा है, मैंने बताया था आपको कि जो चट्टानें होती है वो क्या होती है, जो आग्नेय चट्टानें होती हैं जो लावा के कारण बनती हैं, उनके कण महीन होते हैं, इसलिए इनके भी कण बहुत छोटे होते हैं। और इसमें नमी धारण करने की क्षमता जो है बहुत बहुत ज़्यादा होती है। एक बार अगर इसमें पानी आ गया तो इस पानी को एब्जॉर्ब करके ये लंबे समय तक रखते हैं। और जो कपास हो गया, इसमें अब गन्ने की भी खेती करेंगे तो एकदम लाजवाब होगा, क्योंकि गन्ने की खेती में भी पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, कपास में भी पानी ठीक ठाक मात्रा में चाहिए होता है। तो ये दो फसलें इसमें हम आसानी से उगा सकते हैं। अगर बात करें किसकी, इसमें आखिर इसकी उर्वरक क्षमता कौन बढ़ाता है, तो वो बढ़ाता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना, ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना, ये पौष्टिक तत्व हैं जो काली मिट्टी की जो उर्वरता है इसको बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट है लाल एवं पीली मृदा। अभी जो लाल और पीला इसीलिए है कि वो लाल कलर का दिखता है और पीले कलर के दिखते हैं अलग अलग। जो लाल मृदा है ये भी पाई जाती है दक्कन पठार के पूरब में। कहाँ पे, पूरब में और दक्षिण में, ध्यान से सुनिएगा, पूरब में और दक्षिण में। क्योंकि इसके पश्चिम में और उत्तर में, दक्कन पठार के पश्चिम और उत्तरी भाग में क्या पाया जा रहा है, काली मिट्टी। इसीलिए जो दक्कन पठार का जो पूर्वी भाग है, पूरब में और दक्षिणी भाग है, इसमें क्या पाए जाते हैं,
लाल और पीली मिट्टी पाए जाते हैं। और ये भी किससे बना हुआ? चट्टान ही है, तो आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है पूरा का पूरा पठार। और कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुए, और इन इलाकों में बारिश क्या होती है? बहुत कम होती है। बारिश जो है बहुत कम होती है। जहाँ पे लाल और पीली मिट्टियाँ पाई जाती हैं, बारिश क्या होती है? कौन कौन से इलाके हैं? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, गंगा का जो दक्षिणी घाट है, और पश्चिमी घाट के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे। सारा लोकेशन दिमाग में होना चाहिए। कहाँ कहाँ मेन? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। चलिए मैप देखते हैं फिर से। ये मैप है सामने फिर से। अंडरस्टूड? थोड़ा समझिए इसको। ये मैप है, इसमें जो रेड कलर ये देख रहे हैं, ये रेड कलर में पाई जाती है कौन सी? लाल मृदा, और लाल और पीली। लाल और ये पूरब हो गया, और ये देखिए दक्षिण हो गया। तो यहाँ पे भी कौन कौन से स्टेट दिख रहे हैं आपको? ये दिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ है, और ये है उड़ीसा। देखिए पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ में लाल मिट्टी पाई जाती है, उड़ीसा में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। नीचे आएंगे तमिलनाडु में भी लाल मिट्टी है, केरला में भी, और कर्नाटका का भी आधा जो जमीन है यहाँ पे भी लाल मिट्टी और पीली मिट्टी पाई जाती है। देख लिए ना? और ये पश्चिमी घाट क्यों बोला गया था? कि पश्चिमी घाट इसलिए बोला गया था कि पश्चिमी घाट में भी हमने देखा, जो कर्नाटक है वो तो पश्चिमी घाट में ही है, उसका जो दक्षिणी छोर है वहाँ पे भी लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और नीचे साउथ में दो स्टेट है, यानी तमिलनाडु और कर्नाटका में ये पाए जा रहे हैं। और ये पर्वत पद पे पाई जाती हैं, कि जो पश्चिमी घाट का जो पहाड़ है ना, उस पहाड़ का जो पद होता है, यानी जैसे ये पहाड़ है तो इसको, जहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं इसको पद बोलते हैं। तो यहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। अब इस मिट्टी का जो रंग है, ये लाल रंग के दाने से बना हुआ है, और जो चट्टान है वो आग्नेय और रूपांतरित चट्टान है। और ये इसका लाल रंग इसलिए होता है कि इसमें लौह धातु जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। लोहा, तो लोहा में जब पानी पड़ेगा तो क्या होगा? जंग लगता है ना, तो जंग कौन से कलर का होता है? रेड कलर का। इसलिए चूंकि इसमें लौह धातु यानी फेरस, इस मिट्टी में, लाल मिट्टी में धातु पाई जाती है फेरस, जिसके कारण ये क्या होता है? रेड कलर का दिखाई देता है। और पीला भी सिंपल सा है, क्योंकि पीला वाला जो मिट्टी है वो थोड़ा थोड़ा पीला कलर का दिखाई देता है, उन जगहों पे पाया जाता है। जो नेक्स्ट मिट्टी है इसको बोलते हैं लेटराइट। क्या बोलते हैं? लेटराइट। तो जो लेटराइट मिट्टी है ये पाई जाती है जहाँ पे तापमान यानी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। ऐसे क्षेत्रों में क्या होती है? विकसित होती है। सिंपल से ही जान जाइए, जहाँ साल भर, पूरे सालों भर, साल के 365 दिन या 360 दिन बारिश होती है, वहाँ पे ये लैटराइट मिट्टी पाई जाएगी अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। लाल और जो पीली मिट्टी है वो उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ बहुत कम बारिश होती है, और जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ की मिट्टी को क्या बोलते हैं? लैटराइट मिट्टी। ये मिट्टी कहाँ मिलेगी आपको? ये मिलेगी कर्नाटका, केरला में, साउथ इंडिया में जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, उड़ीसा में, और असम में। असम कहाँ है? पूरब क्षेत्र में। ये देखिए मैप। और फिर देखिए, तो इसमें जो ये रेड कलर, ये मैप है आपके सामने, छिटपुट है, यानी बहुत ज़्यादा लेटराइट मिट्टी इंडिया में नहीं पाई जाती है। मेजर सॉइल, ये मैप है जिसको बोलते हैं मेजर सॉइल, यानी जो मुख्य मिट्टियाँ पाई जाती है इंडिया में, उसका ही मैप है। तो इसमें सबसे पहले ये नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में जो आसाम है, आपको पता होगा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है मेघालय के चेरापूंजी में। मानसिन राम वहाँ गाँव है, वहाँ पे होती है। तो वहाँ पे बारिश होती है, तो वहाँ पे सिंपल सी बात है, लैटराइट मिट्टी वहीं पाई जाएगी जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो इस इलाके में थोड़ी सी पाली गई। फिर से ये जो कोस्टल एरिया है किसका? उड़ीसा का, यहाँ पे थोड़ी सी पाई जाती है, बारिश यहाँ ज़्यादा होती है। फिर से मध्य प्रदेश का थोड़ा सा वाला इलाका है, यहाँ पे थोड़ी सी पाई जाती है। और ये जो वेस्टर्न घाट है ना, ये वेस्टर्न घाट देखिए, वेस्टर्न घाट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में भी है, केरला में भी है, कर्नाटका में है। तो इसका जो सबसे किनारे वाला पोर्शन है, यहाँ पे बारिश चूंकि बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ की जो मिट्टी है क्या बोलते हैं इसको? लैटराइट मिट्टी। तो लैटराइट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। समझ गए? ये जो मिट्टी होती है इसमें अधिक मात्रा में क्या डालना पड़ता है? खाद और रासायनिक उर्वरक डालना पड़ता है। वो इसलिए कि इतनी ज़्यादा बारिश होती है
ये बारिश होती है, अब मिट्टी हमेशा क्या रहती है, गीली। अब गीला रहने के कारण ये मान लीजिए मिट्टी है, ठीक है, अब मिट्टी पे हमेशा पानी पानी पानी। तो ये पानी क्या करता है, इसके अंदर के जो पोषक तत्व हैं इनको इनको क्या करता है, छेद कर करके एकदम नीचे लेके चला जाता है। तो ये जो ऊपर वाला परत है, इसके सारे पोषक तत्व कहाँ चले जाते हैं, जमीन के अंदर। तो जब पोषक तत्व बचेगा ही नहीं तो इसकी उर्वरता रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। ये उर्वर है ही नहीं। तो इसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या डालना पड़ेगा, खाद। और खाद डालना पड़ेगा, तब जा करके ये क्या होगा, तब जा करके इसमें इसमें क्या होता है, इसमें फसलें आप उगा सकते हैं। अब ये जो मिट्टी है ये बहुत काम आती है, इसमें इस मिट्टी में आप अनानास उगा सकते हैं, सेब उगा सकते हैं, सेब कह रहा हूँ। इसमें जो काजू बादाम होते हैं, चाय होते हैं, कॉफ़ी होती है, चाय कॉफ़ी, ये उगाई जाती है कौन सी मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में ही उगाई जाती है। डन। और अगर इसका जल वाष्पीकृत कर देंगे तो नमक भी बना सकते हैं यहाँ पे, जो ये वाले इलाके होते हैं। नेक्स्ट जो मिट्टी होती है इसको बोलते हैं वन मृदा। वन है, सिंपल सा मतलब ये कहाँ पाई जाएगी, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहाँ पे ये मिट्टी उगाई जाती है। जो मृदा का गठन है वो हर पर्वत की जो मिट्टी होती है वो अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करता है ना कि वो जो पर्वत है कौन से मिट्टी से बना हुआ है, वो डिपेंड करता है कौन से चट्टान से बना हुआ है। जो भी नदी घाटी होती है, अब यही जो वन मित्र है, यदि अगर कहीं मान लो कि नदी है, नदी के आसपास जंगल पाए जाते हैं, तो जंगल की जो मिट्टी होगी वो मृदाएं हो सकती है दोमट होंगी और सिल्टदार। सिल्ट समझते हैं, जो छोटे छोटे गिट्टी होती है, उसमें छोटी छोटी गिट्टी होती है इस मिट्टी में। तो उसको बोलते हैं कि अगर यही वन मृदा नदी घाटी में पाई जाएगी तो वो दोमट होती है। दोमट का मतलब केवल मिट्टी मिट्टी, केवल क्या होती है, मिट्टी मिट्टी, ऐसे धूल बहुत ज़्यादा होता है इसमें, हवा बहेगी तो ये मिट्टी उड़ने लगती है, इतनी हल्की होती है, सिल्ट होती है इसमें। और लेकिन इसका जो ऊपरी ढलान होगा, ऊपरी ढलान इसमें मोटे कण होते हैं, अंदर में क्या होगा, छोटे छोटे कण, ऊपर में मोटे मोटे कण। ये मिट्टी जो है, जो नदी घाटी का जो निचला क्षेत्र होता है, यानी नदी शुरू हुई, नदी जहाँ खत्म हो रही है उसको बोलते हैं निचला क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो है निचले क्षेत्रों में जलोढ़ पंख, जैसे नदी आ रही है, ठीक है, तो मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई और 200-300 किलोमीटर चलने के बाद अब नदी यहाँ पे ख़त्म होने वाली है, तो ये क्या करती है, नदी ऐसे ऐसे फैल जाती है अलग अलग रास्तों बना करके, क्योंकि यहाँ पे पत्थर डाल दी ना तो रास्ता इनका मुड़ जाता है। तो ये लगता है पंख बना हुआ है, तो ऐसे पक्षी के पंख जैसे, इसलिए बोलते हैं जलोढ़ पंख बनाती हैं। तो ये वन मृदा जो है यहाँ पे भी बेसिकली इन इलाकों में भी पाई जाती है, जो जंगलों की मिट्टियाँ होती हैं। और ये मिट्टी जो है बेसिकली क्या होती है, उपजाऊ होती है। सारा चीज़ पढ़ लिया हमने अलग अलग मृदा के बारे में। तो मृदा का जो अपरदन होता है, मृदा में जो कटाव होता है, मृदा बह करके एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है, उसको कैसे रोक सकते हैं। तो जो मृदा अपरदन होती है, यानी मृदा का कटाव होता है, उसके प्राकृतिक कारण होते हैं। कौन करता है, कौन है ऐसा जो मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। तो मिट्टी को नुकसान पहुंचाने में है पवन, हवा का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। दूसरा होता है हिम नदियाँ। अगर मान लो कि पहाड़ जो होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, बर्फ़ होते हैं, वो बर्फ़ जो पिघलते हैं तो क्या करते हैं, मिट्टी को दबा देते हैं अंदर में, सड़ने देते हैं वहीं पे। तो ये भी नुकसान पहुँचता है। हवाएं चलती हैं जैसे रेगिस्तान में, रेगिस्तान में रेतीली मिट्टी पाई जाती है, रेगिस्तान में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। एक और मिट्टी होती है जिसको बोलते हैं पर्वतीय मिट्टी, जो पर्वत के ढलानों पे पाई जाएंगी। तो पर्वत कहाँ है, पर्वत है नॉर्थ इंडिया में, हिमालय माउंटेन है, उसकी ढलानों पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है। वैसे रेगिस्तानी मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, राजस्थान और गुजरात में। तो ये जो अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, अब इनको नुकसान पहुंचाने वाले में हवा होती है, हिम नदियाँ हो सकती है, और जो पानी है, बहुत ज़्यादा बाढ़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो वो भी तो मिट्टी को बहा करके कटाव करेगी। तो ये तीन चीज़ें, हवा, हिम नदी और पानी यानी जल, ये मृदा अपरदन के प्राकृतिक तत्व हैं। ये खुद ही हैं जो मृदा को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। मानवीय कारण भी, हम इंसानों की गलती के कारण भी मृदा अपरदन होता है। जैसे हम जंगलों को काट देंगे, वन उन्मूलन, जंगलों को काट देंगे तो उनके जड़ काट दिया हमने, बारिश होगा तो फिर क्या होगा, वो बह जाती है, मिट्टी कमज़ोर हो जाती है। अति पशुचारण, ज़्यादा जानवरों को चराने से वहाँ के पेड़ पौधे हट जाते हैं, बारिश में फिर वो दह जाएंगे। निर्माण काम, खनन हो गया, इससे भी मृदा अपरदन होता है। हम
केवल क्या बनवा रहे हैं, घर बनवाते जा रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, खेत में ही घर बना दे रहे हैं, खनन कर रहे हैं, खनिज निकालने के लिए ज़मीन को खोद डाला। इस ये भी क्या होते हैं, ये मृदा अपरदन हो रहा है लेकिन हमारी गलतियों के कारण। खनन अपने आप थोड़े ना हो जाएगा जब तक इंसान नहीं करेगा, पेड़ अपने आप थोड़े नहीं कट जाएगा जब तक इंसान नहीं काटेगा। तो ये सारे जो है कारण है जिसके कारण जो मानवीय कारण, यानी मिट्टी को नुकसान दो तरीके से पहुंचता है, प्रकृति खुद पहुंचाती है और दूसरा मनुष्य होता है। तो उपाय क्या है कि मृदा को संरक्षण कर सकते हैं, तो उसके लिए तरीका ये है कि सोपान और सीढ़ीदार खेती करिए। जैसे अगर पहाड़ पे आप रहते हैं तो पहाड़ पे जैसे अगर बारिश गिरेगा तो पूरा बहा करके लेके चले जाएगा, तो इसलिए वहाँ क्या करिए, सीढ़ी बना करके, पहाड़ है ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे सीढ़ी बना बना करके खेती करना चाहिए। इसलिए क्या होगा कि जब यहाँ बारिश होगी, बारिश का पानी आएगा तो यहाँ आके रुक गया, फिर डगर करके इस सीढ़ी पे आ जाएगा, फिर इस सीढ़ी पे हो जाएगा, तो उस पानी का इस्तेमाल भी कर लेंगे और मिट्टी जो है बहेगी भी नहीं। ये तरीका है। दूसरा, पट्टी कृषि कर सकते हैं, पट्टी बना बना करके खेती कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपका खेत है तो खेत के चारों तरफ इसकी जो मेड़ी होती है यहाँ पे क्या लगा दीजिए, पेड़ लगा दीजिए। तो इसके कारण क्या होगा कि इसकी मिट्टी कहीं उड़ के नहीं जाएगी और ये मजबूत बना रहेगा, तो इसको बोलते हैं रक्षक मेखला। पेड़ों को कतार में लगा दिया जाए, उसको रक्षक मेखला। और क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को लगाएंगे तो भी मृदा अपरदन जो है रुक सकती है। ये सारे बहुत सारे तरीके हैं। अंडरस्टूड। तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया, इसका सारांश क्या था? सारांश ये था कि जो भारत में संसाधन थे उसके तीन संसाधन थे। भारत में जो संसाधन का नियोजन करना था वो तीन तरीके थे ना, कि पहले संसाधनों की पहचान करिए, तालिका बना लीजिए। दूसरा, कि वो भी जो लिस्ट बना है उसमें कौन कौन सी प्रौद्योगिकी लगेगी, कौन कौन सा कौशल है उसका ढांचा बना लीजिए। तीसरा, जो भी विकास योजना बनाए संसाधन के लिए और जो विकास योजना बनाए हैं लोगों के लिए, उसमें समन्वय स्थापित कर दीजिए। ये हमने पढ़ लिया। फिर से भारत में जो भूमि उपयोग प्रारूप है उसके बारे में पढ़ा कि क्षेत्रफल जो था 32.8 लाख किलोमीटर है, 93% भाग का ही केवल आंकड़ा मौजूद था। असम को छोड़ करके फिर से जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान और चाइना के अंडर में है, जम्मू कश्मीर की ज़मीन, उसका सर्वेक्षण हुआ नहीं है, इसीलिए 7% वो छूट चुका है। एक टर्म है जिसको बोलते शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब एक साल में, मान लो ये खेत है, ठीक है, और ये खेत में तो इसकी वो हो गई ना, क्या बोलते हैं, मेड़ हो गई। तो मेड़ के अंदर में खेती करते हो तो कितने जमीन पे बोए आप, बीज कितना जमीन पे बोए थे? तो एक वर्ष में जितना बोया गया क्षेत्र है उसको बोलते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र, एक साल में। जो पंजाब और हरियाणा है, दो स्टेट, यहाँ पे शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक होता है। जैसे हमारे वहाँ क्या होता है कि यूपी और बिहार में, यूपी और बिहार में और अदर इंडियन स्टेट्स में क्या होता है कि वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ खेत पे कुछ अनाज बो दिया, कुछ खाली छोड़ देते हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा में खेत के कोने कोने में वो क्या करते हैं, फसलें उगाते हैं, इसलिए उसका जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो ज़्यादा होता है। सबसे कम जो क्षेत्र होता है ये नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, उत्तर पूर्व में, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में। भारत में जो जमीन है मात्र 54% खेत पे खेती होती है। भारत में एक वन नीति लगाई गई थी कि जितना भी जमीन है उस पर हम क्या करेंगे, जितना जो जमीन है उस पर क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा जंगलों को संरक्षण करेंगे। तो ऐसी पहली नीति बनाई गई थी, नियम कानून बनाया गया था 1952 में। भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति। जो बंजर भूमि होती है, ठीक है, बंजर भूमि में कौन कौन सी जमीनों को बोलते हैं? जैसे पहाड़ी जमीन हो गई, चट्टान हो गया, सूखा मरुस्थला जमीन, ये उपजाऊ नहीं होते, यहाँ पे आप खेती होती नहीं कर सकते, इसीलिए इनको बंजर बोलते हैं। ये हमने कर लिया। वैसे ही गैर कृषि प्रयोजन, मतलब कुछ जमीन होता है उसका इस्तेमाल करते हैं खेती करने के लिए, और जिसका इस्तेमाल खेती करने के लिए खेती में इस्तेमाल नहीं करते हैं, वैसे जमीन को बोलते हैं गैर कृषि भूमि। तो जो गैर कृषि भूमि होता है वहाँ पे बस्तियाँ होती है, सड़कें होती हैं, रेल लाइन और उद्योग लगाए जाते हैं। जो भूमि संसाधनों का निम्रीकरण है, अगर लंबे समय तक करते रहे, लंबे समय तक करना क्यों हुआ, आखिर जमीन क्यों बर्बाद हो गई? तो इसका कारण ये है कि लंबे समय तक हम भूमि संरक्षण नहीं किए, प्रबंधन की अवहेलना करते रहे और भूमि उपयोग डेली डेली करते जा रहे हैं, इसके कारण जो है भूमि निम्नीकरण हो गया है। अंडरस्टूड। और इसको बचाव करने के हमने उपाय पूरा पढ़ लिए। यानी जो संसाधन और विकास जो फर्स्ट चैप्टर था, इसके 3 लेक्चर हमने कर लिए और चैप्टर कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। अब आपका ये काम है कि तीनों वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर अपने बुक एक्सरसाइज में जाइए
और उसके एक्सरसाइज को अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करिए। कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, थैंक यू।